नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, पहले अपने जनरल साइंस के अंदर 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जो टोटल 6 पार्ट के अंदर कंप्लीट किए हैं अपने। पहला टॉपिक अपने किया था ब्लड का, जिसके अंदर अपने 3 पार्ट से कंप्लीट किया है उसको। उसके बाद में सेकंड टॉपिक अपने किया था कंकाल तंत्र का और थर्ड टॉपिक अपने किया था हार्ट का। तो टोटल 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए हैं। और अब आज जो टॉपिक है अपना 4 नंबर टॉपिक, जिसका नाम है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के अंदर अपने मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में बात करेंगे कि मनुष्य का श्वसन तंत्र जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है और कैसे कैसे आगे वर्क करता जाता है। तो श्वसन तंत्र की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा जीवों के बारे में कि कौन सा जीव किस तरह से श्वसन करता है। तो सबसे पहले अगर बात करें अपने, तो सबसे पहले मनुष्य की बात करते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर जो श्वसन होता है वो किया जाता है फेफड़ों के द्वारा। यानी मनुष्य के अंदर जो फेफड़े हैं वो श्वसन का कार्य करते हैं। श्वसन में मेनली होता क्या है कि अपने शरीर के अंदर जो CO2 गैस बनती है उस CO2 गैस को शरीर से बाहर निकाला जाता है और एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है उस ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, जिससे अपने शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं ऑक्सीजन का यूज कर सके और अपने लिए एनर्जी बना सके और साथ में CO2 गैस का निर्माण कर सके। तो वो जो CO2 गैस जो होती है, जो अपने शरीर के लिए वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो शरीर में किसी प्रकार का काम नहीं करती, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। और जो जरूरी होती है गैस ऑक्सीजन, उसका शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, एंटर होती है। वो प्रोसेस अपने श्वसन कहलाती है। अब श्वसन जो है यानी शरीर के अंदर ऐसा पार्ट जो ऑक्सीजन को ऐड करे और CO2 को बाहर निकाले। ऐड किसमें करे? ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड जो है वो अपने शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर जो है सर्कुलेट होता रहता है। तो उसके साथ साथ ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन गैस जो होती है वो भी अपने पूरे शरीर के अंदर सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, क्योंकि पूरा शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। तो पूरे शरीर को ही ऑक्सीजन की अपनी जरूरत होती है। तो यहाँ पर फेफड़े जो हैं वो ऐसा अंग है जो ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स करती है और CO2 गैस जो ब्लड के अंदर मिक्स होती है उसको बाहर निकालती है ब्लड से। अब मिक्स कैसे होती है CO2 गैस? क्योंकि जो ब्लड है पूरे शरीर की कोशिकाओं से, पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं उन अंगों से ब्लड इकट्ठा होकर आता है हार्ट तक, और हार्ट से जाता है फेफड़ों के अंदर, जो अपने हार्ट के टॉपिक में किया था। तो वहां क्या होता है? CO2 गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है? प्रवेश करती है। तो वो जो काम होता है ऑक्सीजन को ऐड करना और CO2 को बाहर निकालना, वो काम यहाँ करते हैं अपने फेफड़े। तो अपने श्वसन तंत्र के अंदर मनुष्य में जो है वो श्वसन अंग कौन सा होता है? फेफड़े होते हैं। सेकंड अपने बात करें यहाँ केंचुए के अंदर, तो केंचुआ जो है, केंचुए के अंदर ये काम किया जाता है त्वचा के द्वारा। केंचुआ जो जीव है उसमें श्वसन का कार्य करने वाला अंग जो है वो त्वचा होती है, कि त्वचा के द्वारा ही ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और CO2 गैस को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें यहाँ मछली के अंदर, कि मछली जो जीव है उस मछली के अंदर जो श्वसन की प्रोसेस कंप्लीट करने वाला जो अंग है वो यहाँ पाए जाते हैं गिल्स। क्या पाए जाते हैं? गिल्स, या फिर इनको नाम दे दिया जाता है गलफड़े। गलफड़े या गिल्स जो होते हैं मछली के अंदर, ये वो संरचना है जो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं और CO2 को, जो CO2 गैस है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करें इंपॉर्टेंट जीव मेंढक, मेंढक जो है, मेंढक के अंदर श्वसन किससे होता है? मेंढक जो है ये एक उभयचर जीव है। उभयचर का मतलब कि ये जल के अंदर भी रह सकता है और स्थल के ऊपर भी रह सकता है। तो इसी प्रकृति के कारण इसको उभयचर नाम दे दिया जाता है कि जल के अंदर भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर रह सकता है। तो मेंढक जो है ये उभयचर होने के कारण इसके अंदर जो श्वसन अंग है वो यहाँ पर अपने फेफड़े भी पाए जाते हैं। इसके अंदर
गिल्स भी होते हैं और इसके अंदर त्वचा भी होती है। यानी मेंढक जो है, मेंढक ऐसा जीव है जिसके अंदर उपरोक्त जो तीनों जीव हैं उन तीनों के जो अंग होते हैं वो मिलकर श्वसन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यानी मनुष्य की तरह फेफड़े भी पाए जाते हैं, मछलियों की तरह गिल्स या गलफड़े भी पाए जाते हैं और केंचुए की तरह त्वचा से भी इनके अंदर श्वसन कंप्लीट होता है। तो ये श्वसन के टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब अपने बात करते हैं कि मनुष्य के अंदर जो श्वसन है वो कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक वो प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट अपने बात करते हैं मनुष्य की। तो मनुष्य के अंदर जो श्वसन तंत्र होता है उसका सबसे पहले जो अंग होता है, श्वसन का पहले जो अंग है वो यहाँ पाया जाता है नाक। श्वसन का पहला अंग जो है वो नाक पाया जाता है। नाक जो होती है, मुख के ऊपर नाक जो है वो दो नासा छिद्रों के द्वारा एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है और एनवायरनमेंट के अंदर CO2 गैस छोड़ देता है। तो नाक जो है वो श्वसन तंत्र का पहला अंग है। यानी ये मेन पहला पार्ट है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 गैस बाहर निकलती है। अब नाक जो होता है इसके अंदर क्या संरचना होती है? सबसे पहले तो बाहर दो नासा छिद्र होते हैं। नासा छिद्र कि दो छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से गैस जो है वो अंदर जा सकती है शरीर के और शरीर से बाहर निकल सकती है। इसके बाद में अगर बात करें और संरचना, तो नाक के अंदर अपने यहाँ रोम भी पाए जाते हैं। रोम का मतलब कि बाल पाए जाते हैं नाक के अंदर। इनका काम क्या होता है कि रोम जो है ये गैस के साथ आने वाले जो धूल मिट्टी के कण हैं उनको नाक के अंदर ही रोके रखता है। अपने शरीर के अंदर जो श्वास नली है उसके अंदर जाने से रोकता है। तो ये रोम जो होते हैं, बाल जो होते हैं, ये धूल मिट्टी के कणों को रोकने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली होती है। श्लेष्मा झिल्ली का क्या काम होता है कि ये अपने नाक के अंदर लगातार श्लेष्मा का स्रावन करती रहती है। श्लेष्मा क्या होता है? श्लेष्मा एक लिक्विड होता है, एक द्रव पदार्थ होता है जो लगातार अपने नाक को अंदर से नम बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है। ये श्लेष्मा झिल्ली से निकलने वाला श्लेष्मा और ये रोम जो है ये दोनों मिलकर हवा के साथ आने वाले धूल मिट्टी के कणों को अपने नाक के अंदर रोके रखता है, शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। इसके अलावा नेक्स्ट जो संरचना होती है वो यहाँ पाई जाती है सनीडेरियन कला। इंपॉर्टेंट, सनीडेरियन कला जो होती है ये यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है। सनीडेरियन कला क्या काम करती है? अपने को जो भी गंध का एहसास होता है, जो भी गंध का एहसास होता है, खुशबू या बदबू का जो भी गंध का एहसास होता है वो एहसास कराने वाली यही सनीडेरियन कला होती है। यानी अपने को गंध का एहसास इसी सनीडेरियन कला के कारण होता है। ऊपर वाली दोनों संरचनाएं जो है गैसों से जो वेस्ट मटेरियल होता है, धूल मिट्टी के कण, उनको रोकने का काम करती है और सनीडेरियन कला अपने को स्मेल का ज्ञान करवाने का काम करती है। अब कई बार क्या होता है कि सनीडेरियन कला जो होती है इसके अंदर सूजन आने के कारण, इसके अंदर जब सूजन आ जाती है तो उस समय क्या होता है, इन्फेक्शन के द्वारा सूजन आने के कारण अपने को गंध का एहसास नहीं होता, अपने को गंध का एहसास नहीं हो पाता। तो वो जो है वो सनीडेरियन कला के अंदर सूजन आने के कारण अपने वो होता है जिससे अपने को स्मेल का अपने को अनुभव नहीं हो पाता। तो ये संरचना है अपने सबसे पहले नाक की संरचना। इसके बाद में जो श्वसन तंत्र है उसका दूसरा पार्ट आता है अपने अंदर कंठ या फिर अपना गला। कंठ या फिर गला, क्योंकि नाक जो है उससे आगे का पार्ट अपना कंठ कहलाता है। ये जो गैस जो नाक के अंदर अपने प्रवेश करती है वो नाक से आगे एंटर करती है कंठ या गले के अंदर। तो गला जो होता है वो एक कॉमन पार्ट होता है जो अपने गैस को भी अंदर भेजता है और दूसरा अपना जो भोजन करते हैं उसको भी पेट के अंदर प्रवेश करवाता है। तो कंठ इन दोनों के लिए कॉमन एक मार्ग है, एक रास्ता है। तो कंठ के अंदर यहाँ क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है जो कहलाती है यहाँ पर ग्लोटिस। ग्लोटिस जो होती है वो एक संरचना पाई जाती है। ये ग्लोटिस जो है ये एक कॉमन मार्ग है
जो गैस और भोजन को प्रवेश यानी उस जगह से पास करवाने का काम करती है। अब इस ग्लोटिस भाग को कवर करने के लिए यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस, जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। इन दोनों को ग्लोटिस या एपिग्लोटिस के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको घाटी बोलते हैं और इसको घाटी ढक्कन बोल दिया जाता है। ग्लोटिस को घाटी और एपिग्लोटिस को घाटी ढक्कन भी बोल दिया जाता है। तो ग्लोटिस और एपिग्लोटिस अपने कंठ वाला भाग होता है जिस भाग के द्वारा जो है गैस अपने अंदर शरीर के अंदर प्रवेश करती है। अब ये ग्लोटिस भाग जो है इसको कवरिंग करने का काम करता है एपिग्लोटिस भाग, क्योंकि ग्लोटिस जो है ये कॉमन मार्ग होने के कारण इस मार्ग से या तो श्वसन की प्रोसेस कंप्लीट होती है या फिर भोजन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। कहने का मतलब कि जिस समय अपने श्वसन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं उस समय भोजन जो है उसको अपने निगल नहीं पाते। समझना इस बात को कि जब अपने भोजन करते हैं, जब भोजन करते हैं तो भोजन को मुंह में चबाने के बाद जब गले वाले पार्ट के अंदर भोजन आता है तो उस समय अपने श्वसन की प्रोसेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ग्लोटिस जो है वो कॉमन रास्ता है दोनों के लिए, गैस के लिए और भोजन के लिए कॉमन रास्ता होने के कारण ग्लोटिस या तो भोजन को निकलने देगा या फिर अपने श्वसन वाली गैस को निकलने देगा। इसलिए भोजन करते टाइम कभी भी श्वसन की प्रोसेस नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब भोजन अपने ग्लोटिस भाग के अंदर हो, गले वाले भाग के अंदर हो। जब अपने भोजन चबाते हैं उस समय श्वसन कर सकते हैं। जब भोजन पेट के अंदर गया श्वसन हो सकता है, लेकिन जब कंठ के अंदर हो उस टाइम पर श्वसन की प्रोसेस नहीं होगी, चाहे वो समय माइक्रो सेकंड का ही हो। तो ग्लोटिस जो है इसको कवरिंग करने का काम करता है एपिग्लोटिस भाग। इसलिए ये एपिग्लोटिस भाग जो है इसका काम होता है भोजन को और गैस को अलग अलग पाइपों के अंदर भेजना, क्योंकि अपने शरीर के अंदर क्या होता है, एक भोजन नाल और एक श्वास नाल। भोजन जो है उसको भोजन नाल के अंदर भेजेगा और गैस को श्वास नाल के अंदर भेजने का काम करता है। इसलिए एपिग्लोटिस को अपने शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन जो है बोलते हैं, शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है वो जो ट्रैफिक होता है उसको निर्देशित करता है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे आपने चौराहे के ऊपर देखा होगा कि जिस प्रकार से पुलिसमैन जो होता है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, एक साइड रोकता है दूसरी साइड से पास करवाता है, उसी प्रकार ये एपिग्लोटिस भी वर्क करता है भोजन और गैस के लिए। तो इसको संज्ञा दे दी जाती है शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि निम्न में से कौन सा अंग शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन कहलाता है, तो इसका आंसर है एपिग्लोटिस। तो ये श्वसन तंत्र का नाक और गला दो पार्ट। इसके बाद में अपने नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो गला जो होता है उससे आगे नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है अपने शरीर के अंदर श्वास नाल, वो आता है श्वास नाल। तो तीसरा पार्ट यहाँ पर आता है श्वास नाल। तो श्वास नाल जो होती है ये अपने कंठ से आगे यानी कंठ से नीचे जो भाग होता है वहां पर एक लगभग 5 या 6 इंच लंबी एक संरचना या पाइपनुमा संरचना पाई जाती है जो क्या कहलाती है, श्वास नाल कहलाती है। श्वास नाल का काम होता है कि जो गैस अपने कंठ के अंदर आती है उस गैस को फेफड़ों तक लेके जाना। जैसे यहाँ अगर अपने डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से ये अपना नाक और ये भाग अपना कहलाता है कंठ। इस नाक वाले भाग से गैस प्रवेश करती है। कंठ ऐसा कॉमन मार्ग है जो गैस को और भोजन को दोनों को पास करवाता है। ये जो संरचना होती है, ये जो नाल है, ये कहलाती है श्वास नाल। यानी कंठ से आगे की नाल क्या कहलाती है, श्वास नाल कहलाती है। और नेक्स्ट आगे चलकर ये श्वास नाल जो होती है ये इस प्रकार से दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है, क्योंकि अपने शरीर के अंदर फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 2। तो दोनों फेफड़ों के पास एक एक श्वास नाल जो है वो दोनों तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो इस कारण ये एक श्वास नाल और ये आगे दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो श्वास नाल जो होती है वो एक पाइपनुमा संरचना है। इस श्वास नाल के अंदर और क्या संरचना पाई जाती है, यहाँ पर एक सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं
सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जिनकी संख्या होती है यहाँ 16 से लेकर 20 तक। सी आकार के किस प्रकार से, जैसे ये श्वास नाल है तो इसके ऊपर इस प्रकार से सी आकार के 16 से लेकर 20 तक छल्ले पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है कि जब इस पाइप के अंदर हवा नहीं होती, यानी श्वसन की प्रोसेस जब नहीं करते अपने, इस पाइप के अंदर हवा नहीं होती, तो उस टाइम इस पाइप को अंदर की तरफ पिचकने से रोकते हैं ये छल्ले। यानी इस पाइप को अपने जो इसका वर्तमान या इसका जो परमानेंट जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर बनाए रखने का काम करते हैं ये अपने पास सी आकार के छल्ले, जिनकी संख्या होती है 16 से लेकर 20 तक। अब ये श्वास नाल आगे चलकर दो भागों में विभाजित होती है दोनों फेफड़ों के लिए, तो इनको अपने श्वास नाल भी बोल सकते हैं या फिर अपने इनको श्वास नली भी बोल सकते हैं। तो ये जो दोनों नलिकाएं हैं इनके आगे की संरचना होती है इस प्रकार से, दो फेफड़े अपने पास। बायां फेफड़ा जो होता है ये थोड़ा आकार में छोटा होता है और दायां फेफड़ा जो होता है ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है। तो ये श्वास नाल आगे दो श्वास नली के अंदर बटके और दोनों फेफड़ों की तरफ जाते हैं। अब ये श्वास नली जो होती है ये आगे फिर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती हैं जो श्वसनिकाएं कहलाती हैं। छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होने का कारण होता है कि पूरे फेफड़े के अंदर श्वसन की प्रोसेस कंप्लीट की जा सके। अब ये श्वास नाल नेक्स्ट अपने अगर पार्ट देखें तो यहाँ पर श्वसनी या श्वास नली भी बोल सकते हैं इसको। ये इसका नेक्स्ट पार्ट जिनकी संख्या होती है 2 और दोनों एक एक फेफड़े की तरफ जाती है। नेक्स्ट अगर अपने अंग देखें तो पांचवा अंग यहाँ पर आता है अपने फेफड़े, लंग्स आते हैं जिनकी संख्या भी होती है यहाँ पर 2, एक बायां फेफड़ा और एक दायां फेफड़ा। अब इस फेफड़े के बारे में अगर देखें तो अपना राइट साइड का जो फेफड़ा होता है वो बटा होता है 3 भागों के अंदर, 1, 2 और 3, और लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है ये बटा होता है केवल 2 भागों के अंदर। बाईं तरफ का 2 भागों में और राइट साइड का दाईं तरफ का 3 भागों में बटा होता है। इसका साइज छोटा क्यों होता है जी? क्योंकि यहाँ पर अपने स्थित होता है हार्ट, यहाँ क्या होता है हृदय स्थित होता है। इस हृदय के कारण लेफ्ट साइड का फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, राइट साइड का थोड़ा बड़ा होता है। आप फेफड़ों की अगर संरचना देखें तो फेफड़े जो होते हैं ये स्पंजी होते हैं। स्पंजी का मतलब मुलायम होते हैं, जिस प्रकार से स्पंज आती है उस प्रकार से ये आपस में अपने अंदर क्या होता है पिचक सकते हैं। तो ये स्पंजी होते हैं और लचीले होते हैं, स्पंजी और लचीले होते हैं। हल्का गुलाबी कलर होता है इनका, रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी रंग होता है फेफड़ों का। फेफड़ों के अगर पूछे पालियां पूछे कि दायां फेफड़ा कितनी पालियों में और बायां फेफड़ा कितनी पालियों में बटा होता है, तो दायां फेफड़ा 3 पालियों में और बायां फेफड़ा 2 पालियों के अंदर बटा होता है। अब फेफड़ों की अगर बात करें तो फेफड़ों के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है कुपिका, जिसका नाम होता है कुपिका। अब कुपिका क्या होती है? जैसे ये श्वसनिकाएं हैं ये पूरे फेफड़ों के अंदर इस प्रकार से फैली होती हैं और यहाँ श्वसनिकाओं के आगे इस प्रकार से स्पंजी संरचना होने के कारण यहाँ ये डॉट डॉट जो है ये मान लो स्पंजी संरचना के अंदर ये जो डॉट डॉट है ये एक कुपिका है। कुपिका वो संरचना होती है जिस जगह पर CO2 गैस जो होती है और जो ऑक्सीजन गैस जो होती है उनका आदान प्रदान होता है ब्लड के अंदर, उनका आदान प्रदान होता है ब्लड के अंदर, कि ब्लड के अंदर CO2 गैस जो बाहर निकलती है और ऑक्सीजन क्या होती है प्रवेश करती है। तो वो जो स्थान होता है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहलाती है कुपिका। वो अपने क्या कहलाती है? कुपिका कहलाती है। तो ये आदान प्रदान की सतह होती है, आदान प्रदान करने की सतह होती है। तो ये अपने फेफड़े। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं के फेफड़े जो होते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं और पुरुषों के फेफड़े जो होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं वजन में भारी होते हैं, वजन में भारी होते हैं। तो इस कारण अगर देखें तो फेफड़े जो हैं ये महिलाओं के थोड़े हल्के और पुरुषों के जो है वो थोड़े भारी होते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, नेक्स्ट इसके अंदर देखें तो फेफड़ों तक
यहाँ मेन जो बात आती है वो सतह होती है कि फेफड़ों के अंदर कौन सी सतह है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वो संरचना कूपिका है। वो संरचना क्या है? कूपिका है। नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो यहां बात आती है श्वसन दर की, कि श्वसन दर कितनी होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो श्वसन दर है वो 12 से लेकर 16 बार होती है प्रति मिनट के अंदर। एक मिनट के अंदर 12 से लेकर 16 बार जो है श्वसन की दर होती है। व्यायाम के समय या कठिन परिश्रम के समय यही दर जो है 22 से लेकर 25 बार हो सकती है एक मिनट के अंदर, क्योंकि व्यायाम के समय अपने शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए और CO2 भी ज्यादा बनती है, तो यहाँ पर श्वसन की दर जो है वो भी बढ़ जाती है। इसके बाद में अगर बात करें नवजात शिशुओं के अंदर, तो नवजात शिशुओं के अंदर यही दर जो है लगभग 40 से 60 बार प्रति मिनट की अपने होती है। 40 से 60 बार प्रति मिनट की होती है। नेक्स्ट ये है श्वसन दर। इसके बाद में अगर अपने बात करें कि श्वसन दर जो होती है इसको मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो श्वसन दर को मापने का यंत्र जो होता है वो अपने पास होता है स्पाइरोमीटर या पल्मोमीटर। ये वो यंत्र है जिसकी सहायता से अपने श्वसन की दर को माप सकते हैं। दोस्तों श्वसन का जो मापने का यंत्र है ये अपने पास स्पाइरोमीटर या पल्मोमीटर है। इसके बाद में अगर अपने बात करें यहाँ पर, तो श्वसन तंत्र के बाद में यहाँ बात आती है कि जो गैस है उसके अंदर गैस जो है उसका रेशियो यानी उसका परसेंटेज क्या होता है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर अपने पास जो परसेंटेज होती है वो आती है अपने पास निःश्वसन और अंतःश्वसन की। निःश्वसन और अंतःश्वसन। अब निःश्वसन और अंतःश्वसन क्या होता है उसके बारे में अगर अपने बात करें तो निःश्वसन का मतलब होता है गैस जो है उसका शरीर से बाहर निकलना, और अंतःश्वसन का मतलब होता है गैस का शरीर के अंदर प्रवेश करना। निःश्वसन और अंतःश्वसन। अब इसके अंदर अगर परसेंटेज देखें तो किस किस चीज की परसेंटेज देखेंगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज, CO2 की परसेंटेज और नाइट्रोजन की परसेंटेज। क्योंकि जैसे ही अपने श्वसन की प्रोसेस करते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो CO2 है और जो नाइट्रोजन है, ये तीनों की तीनों गैसें जो है ये अपने शरीर के अंदर जाएंगी और शरीर से बाहर जो निकलती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी निकलती है। कैसे समझिए कि सबसे पहले अपने देखते हैं अंतःश्वसन। तो जो अंतःश्वसन है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है अपने पास 21%, क्योंकि 21% जो एनवायरनमेंट के अंदर है उतनी है। अगर अपने शरीर के अंदर जो 100% जितनी गैस जाती है उसकी 21% क्या होती है? ऑक्सीजन। CO2 अगर देखें तो ये लगभग 0.04% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अपने शरीर के अंदर वापस से जाती है। अगर अपने पास ये नाइट्रोजन देखें तो एनवायरनमेंट की जो 78% जो नाइट्रोजन है वो भी श्वसन के द्वारा अपने शरीर के अंदर जाती है। तो ये जो टोटल है ये जाती है तीनों गैसें अपने अंतःश्वसन की प्रोसेस में शरीर के अंदर। अब अगर बाहर निकालें गैस उस समय क्या होता है कि ये जो है ऑक्सीजन ये 17 या 18% तक बाहर निकलती है वापस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लगभग 4.4% तक बाहर निकलती है और नाइट्रोजन जो है ये 78% तक ये बाहर निकल जाती है वापस। तो इसमें अगर देखें तो कोई चेंज नहीं आता। जितनी नाइट्रोजन शरीर के अंदर जाती है उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन वापस शरीर से बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन के अंदर देखो 3 से 4% की जो कमी आती है वो ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर यूज हो जाती है और उतनी ही मात्रा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये परसेंटेज है अपने पास निःश्वसन और अंतःश्वसन की। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो जो श्वसन है उसके अगर देखें तो श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन अगर देखें तो श्वसन का जो प्रकार है
ये होता है अपने पास 3 प्रकार का। अब किस प्रकार से होता है 3 प्रकार का, देखिए पहला यहां पर आता है सबसे पहले कि जो शोषण है ये होता है अंतः शोषण, ये होता है अंतः शोषण। दूसरा जो शोषण आता है ये आता है बाह्य शोषण, और तीसरा जो शोषण आता है वो अपने पास आता है कोशिकीय शोषण, कोशिकीय शोषण। ये अपने पास 3 प्रकार का शोषण आता है। इसमें क्या होता है, सिंपल है बिल्कुल कि अंतः शोषण जो होता है इसके अंदर क्या होता है, अपने शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है, अपने शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन जो है ये अपने शरीर के अंदर घूमती है, किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से। ऑक्सीजन गैस जो है ये ऑक्सीजन अंगों तक जाती है, और अंगों से जो अंग है उन अंगों से CO2 गैस आती है कहां पर, फेफड़ों तक। अंगों से CO2 गैस फेफड़ों तक आती है, यानी फेफड़ों के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और CO2 गैस जो है वो अंगों से फेफड़ों तक आती है। यानी शरीर के अंदर अंदर का जो शोषण है वो अंतः शोषण कहलाता है, कि ऑक्सीजन फेफड़ों से ब्लड के अंदर मिक्स होती है और पूरे शरीर के अंदर जाती है, यानी कहां तक जाती है, अंगों तक। और अंगों के अंदर जो CO2 गैस बनती है वो ब्लड के अंदर मिक्स होती है और कहां तक आती है, फेफड़ों तक। ये अंतः शोषण है। इसके बाद में अगर बात करें बाह्य शोषण की, तो इसमें क्या होता है, इसमें फेफड़ों और वातावरण के मध्य, फेफड़ों और वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है, कि वातावरण से ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और अंदर अपने शरीर के जो फेफड़े हैं उनसे CO2 गैस वातावरण के अंदर बाहर निकलती है। तो ये श्वसन कहलाता है बाह्य श्वसन। कि बाह्य श्वसन में क्या होता है, फेफड़ों से CO2 बाहर और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ये कहलाता है बाह्य श्वसन। अब नेक्स्ट है कोशिकीय श्वसन। इसमें क्या होता है कि जो अपने शरीर की कोशिका है, शरीर की जो कोशिका होती है उस कोशिका के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और क्या बनती है, एनर्जी बनती है, और इसके साथ साथ बनती है CO2 गैस। यानी कोशिका के द्वारा ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाना और CO2 गैस बनाना, ये अपने पास कहलाता है कोशिकीय श्वसन। तो इस प्रकार से अपने पास श्वसन आता है 3 प्रकार का। अंतः श्वसन शरीर के अंदर अंदर, बाह्य श्वसन फेफड़ों और वातावरण के बीच, कोशिकीय श्वसन केवल कोशिकाओं के अंदर यानी अंगों के अंदर। उसमें क्या होता है, कोशिकाएं जो होती है ऑक्सीजन का यूज करती है, अपने लिए एनर्जी बनाती है और साथ में CO2 गैस का निर्माण करती है। तो ये 3 टाइप का अंतः श्वसन, और ये अपने पास है कि अंतः श्वसन और निःश्वसन जो है उसके अंदर कौन सी गैस का क्या क्या परसेंटेज होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज चेंज नहीं होता, निष्क्रिय रहती है, और जितनी मात्रा में अपने शरीर के अंदर जाती है उतनी ही मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों ये था अपने पास 4 नंबर टॉपिक जनरल साइंस का जो श्वसन तंत्र से संबंधित था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जरूर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक जरूरी बात कि सब्सक्राइब करने के बाद में एक राइट साइड के अंदर एक ब्लैक जो है बेल का साइन आता है, उसको जरूर क्लिक कर लें, जिससे क्या होगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे चैनल के ऊपर तो उसका नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगा। चाहे वो रीजनिंग की वीडियो हो चाहे जनरल साइंस की हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों शेयर जरूर करें वीडियो, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, जिन बच्चों को टॉपिक जो है कोई कंफ्यूजन होती है तो उनको भी वो चीज क्लियर हो सके, और बलराम जी के द्वारा जो ये मेहनत की जा रही है उनको भी उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।